बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन अकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। KPPSC के थ्रू प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का कंडक्ट होने वाले पेपर का आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 43 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम 44 से स्टार्ट कर रहे हैं कि ग्रुप काउंसलिंग का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम। ये कभी भी स्कूल प्रोग्राम से मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम। ये जवाब दुरुस्त है। 45 है इन गाइडेंस। क्या होता है गाइडेंस का बेसिक पर्पस क्या होता है? सी जवाब दुरुस्त है। एंड इंडिविजुअल इज इनेबल्स टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। एक इंडिविजुअल को इस काबिल बनाया जाता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट। हमेशा याद रखिए, गाइडेंस हो या काउंसलिंग हो, इनका तरीक़ेकार डिफरेंट है। काउंसलिंग एक प्राइवेट एक्ट है, गाइडेंस एक ओवरऑल ओपन एक्ट है, ठीक है। लेकिन इनका मतलब ये होता है कि किसी को सेल्फ सफिशिएंट करना, खुद को इस काबिल बना देना किसी इंडिविजुअल को कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, अपने मामलात को हल करने की सलाहियत पैदा कर सके। द कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन टेक बर्थ फ्राम। किसी भी एजुकेशन की जो फाउंडेशन होती हैं दे टेक देयर ओरिजिन फ्राम द नेशनल आइडियालॉजी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो आइडियालॉजी है वो इस्लामिक है, ठीक है। तो वो अपना जो भी है, यानी कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, तो वो अपनी तमाम तालीमी नज़रियात जो है वो इस्लामी फ़िलासफ़ी से ड्रा करता है। इसी तरह अगर कोई कंट्री जो है वो मार्क्सिस्ट है तो वो उस अप्रोच को देखेगी, कोई सोशलिस्ट है तो वो उस अप्रोच को देखेगी, और इसी तरह वेरी करेगी हर कंट्री की आइडियालॉजी के साथ। सो नेशनल आइडियालॉजी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइडियालॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। याद रखें, एजुकेशन अपनी आइडियालॉजी जो है वो फ़िलासफ़ी से ड्रा करती है, ठीक है। फ़िलासफ़ी ही आइडियाज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स देती है। सो इट इज़ फ़िलासफ़ी। 48 है एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी विच डिस्क्राइब्स। एपिस्टेमोलॉजी का ताल्लुक ओरिजिन ऑफ नॉलेज, फाउंटेन्स ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, लिमिट्स ऑफ नॉलेज, सब के यानी कि नॉलेज के हवाले से जितने भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं उन सब को डील करती है क्या? एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेचर एंड ओरिजिन ऑफ नॉलेज। जो एपिस्टेमोलॉजी की तारीफ है वो क्या है स्मार्ट सी, कि डील्स विद द नेचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड ओरिजिन ऑफ द नॉलेज, कि नॉलेज कहाँ से आती है। मिसाल के तौर पर कोई फिलासफी बिलीव करती है एम्पिरिकल नॉलेज में, कोई रैशनल नॉलेज में, कोई इंडक्टिव में, कोई डिडक्टिव में, कोई रैशनैलिटी में, कोई इंट्यूशन में, वट इस तरह रिवील नॉलेज में भी कोई बिलीव करती है, ठीक है। 49 है इट इज़ सेड दैट डैश पार्टनरशिप कैन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। टीचर्स पेरेंट टीचर पार्टनरशिप जो है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान एक यानी कि एक चीज़ है, ठीक है। तो एक एंड पे टीचर्स हैं, दूसरे एंड पे पेरेंट्स हैं, और दरमियान में बच्चा है। दोनों ने अपना अपना किरदार अदा करना है, तो दैट विल इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन। द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इज़ आल्सो कॉल्ड FA या FSC। ये इंटरमीडिएट की तालीम को हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। द अदर नेम ऑफ द नर्सरी स्कूल इज़ किंडरगार्टन भी कह सकते हैं, प्री स्कूल भी कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल में भी ये उसका हिस्सा होते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। 52 है द स्टेज वेयर द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टैंडिंग टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज द मटीरियल मेंटली इज कॉल्ड। अब याद रखें, जहाँ पे इबहाम पैदा होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। द स्टेज वेयर द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग के लफ्ज़ को समझ कर शायद लोग समझेंगे शायद इसका जवाब कॉम्प्रहेंशन बनता है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है? टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज द मटीरियल, कि वो बच्चे मटीरियल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि उनको अपनी प्रीवियस शेप में ला सकते हैं मेंटली, यानी कि उनमें ये सलाहियत है कि उनको पता है कि उनको अंडरस्टैंडिंग है कि चीज़ें दोबारा रीअरेंज कैसे करनी है, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। ये जवाब जो है वो दुरुस्त होगा। द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव बाय डॉक्टर ब्लूम इज़ हायरार्किकल, ठीक है। दैट इज़ हायरार्किकल। वो एक तरतीब में जाती है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, हायरार्किकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स अ पर्सनस ओपिनियन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। कॉग्निटिव कंपोनेंट। देखिए, कॉग्निटिव कंपोनेंट हमारे जितने भी दिमाग में, हमारे जहन में वकूफ़ पज़ीर होने वाले जितने भी अवामिल हैं, उनका ताल्लुक़ किसके साथ होता है? कॉग्निटिव कंपोनेंट्स के साथ ही होता है, ठीक हो गया। सो इट इज़ कॉग्निटिव कंपोनेंट। विच ऑफ द टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव इन सो फार एज द टीचर अटेम्प्ट्स टू कंडीशन अ लर्नर टूवर्ड्स मीटिंग प्रोग्रेसिव चेंजेस इन हिज इन्वायरमेंट सो दैट विल बी प्रोग्रेसिव फेज। ये सी जवाब दुरुस्त है।
विच ऑफ दीज इज यूजुअली लिमिटेड इट्स एप्लीकेशन टू अटेम्प्ट सोल्यूशन ऑफ सीरियस लर्नर विद डिफ़िकल्टीज। देखें सवाल की स्टेटमेंट ये बता रही है कि कौन सा ऐसा अप्रोच है जो लिमिटेड इन इट्स एप्लीकेशन है। लिमिटेड मतलब क्या है, आप इसको दूसरों पे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ बहुत कम पे यानी कि लिमिटेड पे अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक पे अप्लाई कर सकते हैं। वो केस हिस्ट्री होता है। क्यों? केस हिस्ट्री हर स्टूडेंट की, हर बंदे की अपनी अपनी होती है। आप इस चीज़ को दूसरे पे अप्लाई कभी नहीं कर सकते। तो सो दिस इज़ लिमिटेड इन एप्लीकेशन। ठीक हो गया? सो दिस इज़ केस हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिहेवियरिज्म? इन्वायरमेंट। मैं कई बार इस पर, अभी मैंने पर्सोना सीरीज़ है, इस पर मैंने काफ़ी ब्रीफ लेक्चर दिए हैं। हमेशा बिहेवियरिज्म का यही बिलीव रहा है कि इन्वायरमेंट डिटरमिन्स आवर बिहेवियर। ठीक है, यानी कि वो इंडोर्स करते हैं, ये पावर इन्वायरमेंट को देते हैं कि ये इसमें एबिलिटी है कि अगर इन्वायरमेंट चेंज कर दी जाए और वो कंडीशनिंग करके रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के ज़रिए एनिमल में, लर्नर में कोई भी लर्निंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो इन्वायरमेंट इज़ द राइट आंसर, सी चूज। What will you do as a principal या headmaster if a teacher of the school does not come to function of a school on time? तो आप क्या करेंगे? You will tell him about his या हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप उसको बताएंगे कि आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उनको आगाह करेंगे। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर स्किल्स। ये स्किल्स बताती है, यानी कि ये टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक है। बाज़ औक़ात ये सवाल भी आ जाता है कि माइक्रो टीचिंग है क्या? दिस इज़ टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक। टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें टीचर्स को ये बताया जाता है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, और एक एक स्किल पर फोकस किया जाता है। ठीक है, कि रीडिंग कैसे करानी है, राइटिंग कैसे करानी है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करानी है, और काफ़ी स्किल्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया। टीवी आ गया क्योंकि टीवी जो है इसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल इज स्टूडेंट्स अचीवमेंट लेवल। पूरे स्कूल का ऑब्जेक्टिव, पूरा जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ काबिल बना दिया जाए, उसको किसी काबिल बनाया जाए, उसको सिखाया जाए। तो उसी के अचीवमेंट लेवल से ही क्वालिटी एजुकेशन डिटरमिन की जाती है। तो ये एक सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। अ टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स अटेंशन। बच्चों की तवज्जो को मकबूल कराने के लिए वो उनसे सवाल पूछता है। द इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर। देखिए मोर इफेक्टिव कैसे, एक तो ट्रेनिंग होगी, इफेक्टिव ठीक हो गया, मोर इफेक्टिव कैसे बनेगी? देखिए मसला ये होता है कि जब हम ट्रेनिंग करा लेते हैं, जब ट्रेनिंग्स हो जाती है, उसके बाद जब लोगों को फारिग कर देते हैं तो कोई नहीं पूछता कि भाई अब आप क्या कर रहे हैं। जो आपने तरीक़ेकार सीखे थे उसका आउटपुट आ रहा है, आपने वो जाके चीज़ें अप्लाई की हैं तो उनका क्या रिजल्ट निकला है, क्या नतीजा, तो मज़ीद उसको फॉलो नहीं किया जाता, मज़ीद उसकी पैरवी नहीं की जाती। ठीक है, सो प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलो प्रोसीजर्स, कि भाई मज़ीद फिर उसको पैरवी करे उस चीज़ की कि भाई वाक़तन जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो प्रैक्टिकली जब हमने उनको इम्प्लीमेंट किया है तो वो अपना वैसा रिज़ल्ट भी दे रही है। ठीक है, तो अगर ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा तो उसके रिज़ल्ट जो है वो इन्हांस होंगे और वो इफेक्टिव होंगे। 64 है जी, व्हाट इज़ एंड्रागोजी? एंड्रागोजी होता है टीचिंग टू द एडल्ट्स। ठीक है, असल में ये होता है टीचिंग टेक्निक्स यूज टू टीच द एडल्ट्स। डायरेक्टली एंड्रागोजी टीचिंग टू एडल्ट्स नहीं होता, ये एक पेपर में थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। ठीक है, एंड्रागोजी क्या होता है? टीचिंग टेक्निक्स यूज्ड, द टीचिंग मेथड्स यूज्ड टू टीच द एडल्ट्स। इसी तरह पैडागोजी भी टीचिंग टू द चिल्ड्रन नहीं होता, पैडागोजी भी क्या होता है? टीचिंग मेथड्स यूज्ड टू टीच द चिल्ड्रन। व्हाट आर द 5 फॉर्मल स्टेप्स इन टीचिंग विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाई हर्बर्ट के जो लेसन प्लानिंग है, ये बेसिकली लेसन प्लानिंग का जो मॉडल है फ्रेडरिक हर्बर्ट का, उसके 5 स्टेप जो है उसको आप PPA प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और G और फिर A के साथ। ठीक है, कोई निमोनिक्स बना लेना है आपने शॉर्टकट। पर प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, एसोसिएशन है। ठीक है, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन, ये जो आप दुरुस्त है 5 स्टेप्स है हर्बर्ट मॉडल के, और C जवाब जो है वो दुरुस्त है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल एवेल्यूशन एजुकेशनिस्ट्स, अब देखिए जब आप एवेल्यूएट करते हैं क्या करते हैं? रीअरेंज द इंस्ट्रक्शनल कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, दोनों को। देखिए जब हम एवेल्यूशन करते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मकसद ये, एवेल्यूशन का मकसद ये होता है क्या हमने जो पढ़ाया यानी कि कंटेंट और जैसे पढ़ाया वो दोनों इफेक्टिव रहे हैं कि नहीं रहे। अगर दोनों इफेक्टिव रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं रहे तो हम उनको चेंज करते हैं, उनको अल्टरनेट करते हैं, उनमें तब्दीली लाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। C जवाब दुरुस्त है। अ फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग ए करिकुलम, फ्रेमवर्क जो है दैट इज कॉल्ड करिकुलम डिज़ाइन।
मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि करिकुलम एक होता है करिकुलम डेवलपमेंट तो सारे प्रोसेस शामिल होते हैं, उसमें करिकुलम डिज़ाइन भी शामिल होता है, करिकुलम की फाउंडेशन भी शामिल होती है, उसकी इवैल्यूएशन और इम्प्लीमेंटेशन सब शामिल होता है। उस पूरे प्रोसेस को हम करिकुलम डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन वो खाका, वो फ्रेमवर्क जिसके अकॉर्डिंग उसके अरेंजमेंट की जाती है, उसमें बाज़ वक़्त अरेंजमेंट का भी लफ्ज़ आ जाता है। लास्ट टाइम ये मेरे ख्याल में सवाल रिपीट भी हुआ शायद, तो उसको करिकुलम क्या कहते हैं? डिज़ाइन कहते हैं। ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ब्रॉड फील्ड क्या मतलब? ये एक ही फील्ड के मज़ीद सब्जेक्ट्स पढ़ना। मिसाल के तौर पर आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दें और फिर और उसकी ब्रांचेस पढ़ना शुरू कर दें, यानी कि ये ब्रॉड फील्ड, एक ही फील्ड के मज़ीद गहराइयाँ, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रॉड फील्ड। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का पार्ट है, उसी की मॉडिफिकेशन है। करिकुलम एम्फेसाइज्ड एट फॉर प्राइमरी क्लासेस दैट इज़ इंटीग्रेटेड करिकुलम। सी जवाब दुरुस्त है, जो प्रॉपर लफ्ज़ है दैट इज़ इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है। मेजरमेंट इज़ द डायमेंशन ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? जब इवेलुएट कर रहे होते हैं तो उसकी नंबर्स देते हैं, उसको मार्क्स देते हैं, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज़ नॉट कंसर्न विद मेजरमेंट, दैट इज़ कंपैरिजन। बाकी सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव है क्योंकि मेजरमेंट क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन कंपैरिजन इज़ अ क्वालिटेटिव प्रोसेस। एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन असेस देयर परफॉर्मेंस। दोनों, ठीक है, दोनों टीचर्स अपने जब मेथड्स को क्या करते हैं? असेस करते हैं, स्टूडेंट्स अपनी अचीवमेंट को असेस करते हैं, दोनों। द ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट ऑफ एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एजुकेशन। देखिए एजुकेशन क्या है? ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट, एक बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिश है, ठीक है, ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज की तहसील के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसके हसूल के लिए। सो पूरी ऑर्गेनाइज्ड और डेलिब्रेट एफर्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। ऑन्टोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग गॉड, मैन एंड द यूनिवर्स। तीनों, डी जवाब दुरुस्त है। देखिए ऑन्टोलॉजी को डिटेल में पढ़े तो इसकी मज़ीद शाख है। मिसाल के तौर पर इसकी एक शाख है जिसका ताल्लुक थियोलॉजी के साथ है। थियोलॉजी में हम गॉड की स्टडी करते हैं, मैन का रिलेशनशिप विद गॉड। इसकी एक दूसरी शाख है जिसका ताल्लुक एंथ्रोपोलॉजी के साथ है, जिसमें हम मैन की स्टडी टू द मैन पढ़ते हैं। और इसकी तीसरी जो शाख है दैट इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, उसमें हम मैन की स्टडी पढ़ते हैं टू द यूनिवर्स, इन रिलेशन टू द यूनिवर्स। सो द म्यूचुअल रिलेशन टू द अमंग गॉड, मैन एंड यूनिवर्स, तीनों के साथ उसका रिलेशन क्या है। एपिस्टेमोलॉजी लास्ट सवाल है, उसके बाद जीके के सवाल थे जिनको मैं डेफिनेटली ड्रॉप करूँगा। एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डिस्क्राइब्स। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के बारे में जितनी भी चीज़ें उनके बारे में डिस्क्राइब करती है, ठीक है, नॉलेज की रियलिटी, उसकी नेचर, उसकी जहाँ जहाँ से वो नॉलेज एक्स होगा, ठीक है, तो उसके फाउंटेन हेड, उसके सोर्सेज, उसकी लिमिट्स, सारी ऑल ऑफ दीज जो है वो जवाब दुरुस्त है कि कौन सी फ़िलासफ़ी की नॉलेज की नेचर क्या है, उसका रियलिटी क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, सब के बारे में जो ये जो फ़िलासफ़ी का एरिया डिस्कस करता है, ठीक है, उसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। सो दैट वाज द सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग। अल्लाह ताला आप सब काम नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।